तो सबसे पहले तो मां नैना देवी को नमन करता हूं और नार सिंह बजिए का आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। अभी मुझसे पूर्व हमारे वक्ताओं ने बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने देश की और प्रदेश की और इलाके की तस्वीर खींची है और उन्होंने आपको बताने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता किस तरीके से चुनाव की बेला में, इस गर्मी में, इस तपिश में दिन रात एक करके घर घर जाकर माताओं का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद, नौजवानों का साथ लेने के साथ साथ चुनाव की बेला में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हम सब लोग बहुत ही खुशनसीब हैं, बहुत ही खुशनसीब हैं। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपको खुश करना है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनसंघ के काल से लेकर के आज दिन तक एक लंबी यात्रा करने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। इसको हमको समझना चाहिए और हमें गौरव होना चाहिए कि हम उसके सदस्य हैं। मित्रों, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, यह अकेली पार्टी है जो वैचारिक प्रतिष्ठान पर चलती है, अधिष्ठान पर चलती है, जो विचारों से जुड़ी है। यह अकेली पार्टी है जिसने विचारों के साथ कभी समझौता नहीं किया। बाकी सब पार्टियों ने सत्ता पाने के लिए एक नहीं अनेकों बार समझौता किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी तो सेंटर से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से ऊपर, ऊपर से नीचे कहां चली गई मालूम नहीं, विचारधारा के साथ समझौता किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ताओं को यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो बात हमने सन 51-52 में कही, जिस नारे को लगाते हुए हमने अपनी जवानी लगा दी, जिस नारे को लगाते हुए हम 4-4 पीढ़ियां खप गई, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, ये वही पार्टी है जिसने मोदी जी के नेतृत्व में 6 अगस्त को 2019 को धारा 370 को धाराशाही कर दिया। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। सन 51-52 में हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया, 4-4 पीढ़ियां, 5-5 पीढ़ियां खप गई, हमने समझौता नहीं किया और लोगों का आशीर्वाद मिला। और आज जम्मू कश्मीर संवैधानिक दृष्टि से एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान जम्मू कश्मीर की धरती पर भी लागू हो गया। मित्रों, मुझे याद है कि सन 86 में, सन 87 में पालमपुर में, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त करेंगे। आप सब लोगों ने नारे लगाए, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। एक बार नहीं अनेकों बार अयोध्या गए, वो ढांचा बिठा गया, लेकिन राम लला टेंट में रहे और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 500 साल बाहर रहे। लेकिन हमारे मन का विश्वास था और वो विश्वास यह टूट था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी ने जहां राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त किया, वहीं कठोर अधिष्ठान, 10 दिन के अधिष्ठान के बाद 22 जनवरी को विराट राम मंदिर में राम लला को विराजमान और प्राण प्रतिष्ठा की गई। वो भी हम लोगों ने देखा है।
मित्रों, ये ट्रिपल तलाक की बात हो रही थी। मैं बताना चाहता हूं, हमारे लिए ये राजनीति का विषय नहीं है, हमारे लिए वोट का विषय नहीं है, हमारे लिए धर्म का विषय नहीं है, हमारे लिए मानवता का विषय है। आज पाकिस्तान में 3 तलाक नहीं, आज बांग्लादेश में 3 तलाक नहीं, आज अफगानिस्तान में 3 तलाक नहीं, आज सीरिया में 3 तलाक नहीं, आज ईरान में 3 तलाक नहीं, आज इराक में 3 तलाक नहीं, आज इंडोनेशिया में 3 तलाक नहीं। ये सब मुस्लिम देश हैं जिनके नाम मैंने लिए। एक भी जगह 3 तलाक नहीं था, लेकिन कांग्रेसियों की तुष्टीकरण ने भारत में ये 3 तलाक चलाया हुआ था। और इस 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह समाप्त होना चाहिए। किसी में ताकत नहीं थी, ये नरेंद्र मोदी जी की ताकत थी, जिन्होंने 3 तलाक को समाप्त करके मुस्लिम बहनों को आजाद कर दिया और 21वीं शताब्दी में जीने का अधिकार दिया। यह वैचारिक लड़ाई लड़ने वाली है, इसलिए हम वैचारिक पार्टी विचारों के साथ काम करते हैं। हमें कहते थे तुम्हारा इकोनॉमिक एजेंडा क्या है, तुम्हारा आर्थिक नीति क्या है। दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था एकात्म मानववाद, उसी को सरलीकरण करके हम लोगों ने कहा अंत्योदय, और उसी को और सरलीकरण करके मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और उसी को और आगे बढ़ाया ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और नारी शक्ति। अगर ये चारों की चिंता हो जाती है तो भारत की चिंता हो जाती है और भारत आगे बढ़ जाता है। इस बात को हम समझ पाते हैं। इसलिए मित्रों, आपको ये गर्व होना चाहिए और गौरव होना चाहिए कि आप उस पार्टी के सदस्य हैं, आप उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कभी भी नीतियों के साथ समझौता नहीं किया और अधिकारों के साथ आगे बढ़ते चले गए और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। आज हम काडर बेस्ड पार्टी है। यहां आप देख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, प्रदेश का अध्यक्ष भी है, जिले का अध्यक्ष भी है, मंडल का अध्यक्ष भी है। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज भारत में 8,60,000 बूथ पर हमारा अध्यक्ष खड़ा है और अध्यक्ष के माध्यम से काम चल रहा है। हम दुनिया की सबसे बड़ी मास पार्टी, 303 हमारे लोकसभा के सदस्य रहे हैं और अब की बार हम उस और दिशा की ओर जा रहे हैं। 97 हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं, 1500 में 12 कम हमारे विधानसभा के सदस्य हैं, 180 के आसपास हमारे मेयर हैं, हमारे जिला परिषद के सदस्य हजारों में हैं। ये सबसे बड़ी चुनी हुई पार्टी है और चुने हुए नुमाइंदे हैं तो भारतीय जनता पार्टी है। ये आपका गौरव है, ये आपकी ताकत है, ये आपके माध्यम से पार्टी को ताकत मिली है और उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, मैं यहां एक बात और बताना चाहता हूं। आज हम अनुराग जी के लिए वोट मांगने आए हैं। ये अनुराग जी के लिए वोट मांगने के साथ साथ ये सिर्फ अनुराग जी को चुनाव जिताना नहीं है, ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। आज मैं आपके साथ बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में क्यों आनी चाहिए। आप बताइए, कोरोना की मार पड़ी, आप बताइए यूक्रेन का युद्ध चला, अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, यूरोप की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, चाइना की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, रशिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, जापान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, ऑस्ट्रेलिया की लड़खड़ा गई। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि इन्हीं 5 वर्षों में भारत आज अर्थव्यवस्था में और आर्थिक दृष्टि से आज 11वें नंबर से छलांग लगाकर ब्रिटानिया को पछाड़कर आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। 5वें नंबर। ये कोरोना के मार के बाद हुआ, ये यूक्रेन के युद्ध के बाद हुआ। और आप मोदी जी को फिर से चुनाव जिताएंगे
मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और तीसरी बार ही तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पेट्रोकेमिकल्स में हम सबसे आगे, दवाई बनाने में दुनिया में दूसरे नंबर पर हम खड़े हो गए। दुनिया की हम डिस्पेंसरी बन गए। सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है। दुनिया की डिस्पेंसरी बन गए। आज हम पेट्रोकेमिकल्स में आगे निकल गए। स्टील में हम दूसरे नंबर पर खड़े हो गए। और आप लोगों के हाथ में मोबाइल है। मैं बार बार बोलता हूं, 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना। 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन कोरिया। 10 साल पहले मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन जापान। 10 साल पहले लिखा होता था मेड इन चाइना, ताइवान। आज आपके मोबाइल पे लिखा है मेड इन इंडिया। आज भारत में मोबाइल बन रहा है। एप्पल का मोबाइल भी आज भारत में बन रहा है। इसलिए विकास की दृष्टि से अगर हम देखें, हर दृष्टि से आगे बढ़ने का काम कांग्रेस ने तो यहां तक पहुंचा दिया। यूपीए की सरकार में गणेश भगवान भी दीपावली में चाइना के बने हुए आया करते थे। गणेश भगवान भी हमारे हाथ में अपने भगवान बनने भी बंद हो गए थे। आज दुनिया में तीसरे नंबर पर भारत टॉय इंडस्ट्री में है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। यह भारत की बदलती तस्वीर है। मित्रों, मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, इनकी तस्वीर भी अगर बदली है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के कारण बदली है। मैं गांव की बात करना चाहूंगा। आप लोगों ने मुझे 1993 में एमएलए बनाया था। याद करिए वो समय 40 सड़कों के लिए 40 लाख रुपए आते थे। 40 सड़कों। मैं एमएलए था। मेरा एक्सीएन आके मुझे बोलता था, आपको इस साल 40 लाख रुपए मिले, बताइए कहां खर्च करूं। मैं कहता था कोई एक सड़क ढूंढ लो भाई, उसी में लगा दो 40 लाख, और तो कुछ होगा नहीं। आधा किलोमीटर सड़क बनती थी, आधा किलोमीटर सड़क बनती थी। ये बीजेपी की सरकार आई, पहले अटल जी की सरकार आई, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनी। और आपको जानकर खुशी होगी कि इसी इलाके की 85% सड़कें ऑल वेदर रोड बनी। तो वो उस समय बनी, इस बात को भी हमको